दिस अटेम्प्ट मस्ट बी द लास्ट अटेम्प्ट। लेकिन इसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। डोंट मिस दीज 10 पॉइंट्स। अगर आप इसका ख्याल रखते हैं तो ज़रूर से आप अपने इस अटेम्प्ट को, जो भी आप देने वाले हैं, उसे आखिरी अटेम्प्ट बना पाएंगे। अगर आपका ये दूसरा, तीसरा या चौथा अटेम्प्ट है या उससे ज़्यादा का है तो भी ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए। इतनी अच्छी स्ट्रेटजी तो ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप उस एग्जाम्पल के साथ उस कॉन्सेप्ट को समझ गए और आपने उसको दिमाग में बिठा लिया, बस काम हो गया, खत्म। आपको 6 to 12 तक की एनसीईआरटी को बहुत ही स्मार्टली अपनी होल्ड में लेना है। सारी एनसीईआरटीज नहीं पढ़नी होती हैं। आसान सवालों में मत फंसिए, बार बार रिवाइज करिए और 50 किताबें मत पढ़िए। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस बहुत ही खास सेशन में। दिस अटेम्प्ट मस्ट बी द लास्ट अटेम्प्ट। लेकिन इसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तैयारी एकदम जबरदस्त, स्ट्रेटजिकली ऑपरेटेड और बहुत ही खास चीज़ों का ख्याल रखना होगा। हाँ, आप यहाँ पर ऐसे टॉपर्स से भी ज़रूर सीख सकते हैं जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर किया और उनकी क्या लर्निंग्स रही। तो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ जा सकता है इस प्रिपरेशन में, ज़रूर से जानेंगे। लेकिन एकदम ध्यान दीजिएगा, 10 पॉइंट्स बताऊंगा। इन 10 पॉइंट्स को जरूर से अपने दिमाग में बिठाइएगा। डोंट मिस दीज 10 पॉइंट्स। अगर आप इसका ख्याल रखते हैं तो जरूर से आप अपने इस अटेम्प्ट को, जो भी आप देने वाले हैं, उसे आखिरी अटेम्प्ट बना पाएंगे। चलिए इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने वाले कई सारे टॉपर्स के बारे में। तो इट्स नॉट अ बिग टास्क कि आप पहले अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते अगर आप पहले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आपका ये दूसरा, तीसरा या चौथा अटेम्प्ट है या उससे ज्यादा का है तो भी ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए। इतनी अच्छी स्ट्रेटजी तो जरूर होनी चाहिए। कई सारे टॉपर्स रहे हैं जिन्होंने पहली बार में अपना इस एग्जाम को फाइनल किया, क्लियर किया। आयुषी बंसल 7th रैंक 2024, आस्था सिंह 61st 2024, देन सृष्टि दाबस 2023 में फर्स्ट अटेम्प्ट, देन नेहा बनर्जी, कनिष्क कटारिया, श्रेयस कामत, जैन, यहाँ पे सृष्टि जैन देशमुख, कोया श्रीहर्ष, सौम्या शर्मा, डॉक्टर नेहा जैन, अनमोल शेर सिंह बेदी, सौम्या पांडे। ये बहुत सारे टॉपर्स रहे हैं जिन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छी रैंक के साथ क्लियर किया है इन वेरियस ईयर्स। ये दीज आर जस्ट एग्जांपल्स। अ लॉट अदर पीपल आर देयर जिन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट ही बहुत ही फ्रूटफुल बनाया। डजंट मैटर, अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट नहीं है तो परेशानी की बात नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि आपका पहला अटेम्प्ट है या नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या यूपीएससी सक्सेस में आप इसे अपना आखिरी अटेम्प्ट बनाना चाहेंगे जिसमें आपको आपका एग्जाम क्लियर हुआ मिल जाए। क्या करना होगा इसके लिए 10 पॉइंट्स पर स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे। ये वो 10 काम आपको जरूर से करने होंगे अगर आप चाहते हैं कि ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट बने और आप इसमें अपनी सक्सेस अटेन कर पाए। सबसे पहले सोर्सेस को लिमिट कर दीजिए। ये बात आपको 1000 बार 1000 लोग कहेंगे, लेकिन आप इस बात को लेकर कन्विंस ना जाने क्यों नहीं होते हैं। आपको 1000 किताबें नहीं पढ़नी है, आपको सोर्सेस को लिमिट करना है। आपको 5 किताबें नहीं पढ़नी है बल्कि 5 बार किताब को पढ़ना है। आप इस बात को जितना जल्दी समझ जाएंगे, बात उतनी बेहतर होगी, उतनी बेहतर होगी। आप एकदम प्रिपेयर करिए कि जो भी पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर रहा है वो 50 किताबें पढ़ के नहीं जा सकता। प्रैक्टिकली उसके पास उतना टाइम नहीं है। आप चौथे अटेम्प्ट में भी जा रहे हैं तो अगर 50 किताबें पहले अटेम्प्ट वाला ही पढ़ के नहीं जा रहा है और क्लियर कर ले रहा है तो इतनी मल्टीप्लिटी ऑफ सोर्सेस की जरूरत यहां है नहीं। आप अपने एक सॉलिड सोर्स को पिक करिए, उसे 4 से 5 बार रिवाइज करिए और अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, प्लीज मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। प्रीलिम्स की एग्जाम अगर मैं स्पेसिफिकली करूं तो पास और फेल होने वाले स्टूडेंट के बीच में जो एक स्लाइट डिफरेंस है वो टेक्निकल क्वेश्चंस का नहीं है। वो टेक्निकल क्वेश्चन जो यूपीएससी कई बार पूछती है भारी भरकम, वो ना तो उस बच्चे को आ रहे होते हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई करके गया है और ना ही उसे आ रहे होते हैं जो हल्की पढ़ाई करके गया है। मुद्दा होता है आसान क्वेश्चंस का। कई सारे टॉपिक्स पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें आप डाउटफुल हो जाते हैं या 50-50 में रह जाते हैं, जबकि एक बच्चा जो मेहनत करके बढ़िया तरीके से रिवाइज करके गया है वो उसी क्वेश्चन में श्योर होता है। ये श्योरिटी बहुत जरूरी है। आप अपने 30 क्वेश्चंस में श्योर हैं, आप अपने 25 क्वेश्चंस में श्योर हैं बिना किसी डाउट के। यही पहला स्टेप होता है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। मेंस की बातें भी होंगी, बट ये पहला पॉइंट है आपका इंफॉर्मेशंस के बारे में श्योर होना। अगर आप 5 किताबें, 5 सोर्सेस पढ़ेंगे तो आप अपनी इंफॉर्मेशंस के बारे में कभी भी श्योर नहीं होंगे। आप हमेशा आसान सवालों में भी 50-50 में चले जाएंगे या डाउटफुल हो जाएंगे, एंड दैट विल बैकफायर यू।
सोर्स को लिमिट करना है, उसके ऊपर अपनी होल्ड को बनाना है। दिस इज द की फॉर दिस एग्जामिनेशन। क्या फायदे होते हैं अगर सोर्सेस को हम लिमिट कर दें? तो आपकी इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट होती है, ज्यादा स्कैटर नहीं होती है, आपको कंफ्यूजन कम होती है, और आप ज्यादा बेहतर अपनी खुद के मटेरियल को रिकॉल कर पाते हैं। ज्यादा लोगों से पढ़ने का नुकसान मैं आपको बताता हूं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसके लिए एक एग्जाम्पल दूंगा। अगर आप उस एग्जाम्पल के साथ उस कॉन्सेप्ट को समझ गए और आपने उसको दिमाग में बिठा लिया, बस काम हो गया, खत्म। अगर आप 3 और टीचर्स से, 3 और किताबों से, 3 और एग्जाम्पल्स के साथ उसी सेम बात को समझने की कोशिश करेंगे, इट विल ओनली कॉज कंफ्यूजन। हां, कहीं एक पॉइंट पे नहीं समझ में आया है तो जरूर सोर्स रेफर किया जा सकता है, लेकिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोर्सेस हमेशा आपको कंफ्यूज करते हैं ज्यादा, उसके लॉसेस ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट कम होता है, कॉस्ट बेनिफिट नहीं निकलेगा। सोर्स को लिमिट करिए, आपका पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट, एनसीईआरटी आपका बेसिक बिल्ड करेगा। एनसीईआरटी कई बार नजरअंदाज हो जाती है क्योंकि एक परसेप्शन बिल्ड होता है कि अगर मैंने एडवांस पढ़ लिया तो एनसीईआरटी में ऐसा क्या ही है जो मुझे नहीं पता। मसला केवल इस बात का नहीं है। एनसीईआरटी ना केवल डायरेक्ट क्वेश्चंस क्रिएट करता है, बल्कि क्वेश्चंस के लिए रेफरेंस भी देता है। ताज्जुब की बात है कि केवल प्रीलिम्स में नहीं, बल्कि कई बार मेंस में जो आपके क्वेश्चंस है ना, वो एनसीईआरटी से सीधे सीधे आ जाते हैं। एनसीईआरटी आपके कॉन्सेप्ट्स को बेटर करता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी में। टॉपर्स हमेशा रिलाय करते हैं एनसीईआरटी के ऊपर क्योंकि ये यूपीएससी के टोन को लाइन करता है, फैक्चुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करता है। यूपीएससी यहां से केवल डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं पूछता, बल्कि रेफरेंस भी क्रिएट करता है। आपको 6 to 12 तक की एनसीईआरटी को बहुत ही स्मार्टली अपनी होल्ड में लेना है। सारी एनसीईआरटीज नहीं पढ़नी होती हैं। आप हिस्ट्री के लिए जा रहे हैं, 11th and 12th प्रेफर कर लीजिए। पॉलिटी के लिए आप 11th and 12th देख लीजिए। इकोनॉमी के लिए 9 to 12 देख लीजिए। ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 देख लीजिए। बायोलॉजी में आप 12th के जो लास्ट के 5 चैप्टर्स हैं, यूनिट 9 और यूनिट 10 देख लीजिए। यूनिट 9 जो है 2 चैप्टर्स के साथ बायोटेक का है। यूनिट 10 जो है उसमें 3 चैप्टर्स हैं जो कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का है, वो देख लीजिए। एकदम स्ट्रेटेजिकली पिन पॉइंट होकर एनसीईआरटी पे अपनी होल्ड बनाइए, क्योंकि एनसीईआरटी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी क्रिएट कर लेता है। शॉर्ट मार्जिन नोट्स बना लीजिए। मैप बेस्ड अंडरस्टैंडिंग जो एनसीईआरटी में होता है वो आपके लिए गोल्डन पार्ट होगा, उसे जरूर से ग्रैब कर लीजिए। जैसे मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स पॉइंट आउट किए हैं जहां पर क्वेश्चंस इवन इन यूपीएससी मेंस डायरेक्ट पूछे गए हैं एनसीईआरटी से। हिस्ट्री का मास्टर हूं, हिस्ट्री का एग्जांपल दे रहा हूं, बट दिस इज द केस इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आपको हर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, और बस मैं यहां पर हिस्ट्री का एग्जांपल दे रहा हूं। देयर इज अ क्वेश्चन कि कैसे कॉलोनियल रूल ने ट्राइबल्स को और उनकी लाइफ को अफेक्ट किया। मैं आपको बता रहा हूं 2023 का मेंस का क्वेश्चन है। हेडिंग भी सेम टू सेम आपको न्यू एनसीईआरटी में मिलेगी। नई एनसीईआरटी में सेम हेडिंग है और सेम क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, एकदम हूबहू। मींस का क्वेश्चन सीधा सीधा वहीं से है। अचानक से फैमिन्स क्यों कॉलोनियल इंडिया में बढ़ गए? एनसीईआरटी में क्लियर सेक्शन है जो इस चीज को एक्सप्लेन करता है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को आपको बताना था, यंग बंगाल मूवमेंट, ब्रह्मो समाज के रेफरेंस में एनसीईआरटी में सीधा सीधा कंटेंट दिया है। आपका आंसर उतने से भी फ्रेम हो सकता है, थोड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर आंसर बनाएगी। इंडेंजर्ड लेबर कैसे अपने कल्चर को प्रिजर्व कर पाए, यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। एनसीईआरटी में एक प्रॉपर सेगमेंट है लेबर माइग्रेशन के ऊपर, जिसमें सारी बातें डिटेल में बताई गई हैं। घिरमिटिया लेबर्स कहां जाते थे और उनकी लाइफ क्या होती थी। नाउ अगर आपने केवल एनसीईआरटी भी पढ़ी है तो कई बार मेंस के क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत आसान हो जाता है। यू कैन नॉट इग्नोर एनसीईआरटी। सबसे पहले एनसीईआरटी इज योर बेसिक, उसके बाद अपने कंटेंट को, अपने सोर्स को डिफाइन करिए, स्टिक करिए उस पे, अपनी इंफॉर्मेशन को भरने की बजाय साफ करने पर फोकस करिए, तभी आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और तैयारी में बेहतर कर भी पाएंगे। पीवाईक्यूज भाई एनालाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा। वैसे आप टीचर्स की क्लासेस करते हैं तो टीचर्स पीवाईक्यूज को एनालाइज करके उनका नेचर कैरेक्टर आपके सामने रख देते हैं। जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं ना, तो वो आपको बहुत ज्यादा लगेगा कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में यूजुअली लेता हूं, तो मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सेगमेंट है। मैं पीवाईक्यूज को एनालाइज करके प्रेजेंट करता हूं। देयर आर ओनली 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे बार बार सवाल घुमा के पूछे जाते हैं। पीवाईक्यूज आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस के वर्डिंग का ट्रेंड क्या है। जैसे कि मैंने आपको मल्टीपल टाइम, अगर आपने हिस्ट्री की क्लासेस मेरी कभी भी ली होंगी या आपको लेने का मौका मिलेगा, यू विल फाइंड कि मैं बताता हूं मिड 18th सेंचुरी, ये वर्ड डाल डाल के वो बार बार क्वेश्चन पूछेंगे। सिमिलरली आर्ट एंड कल्चर में लिटरेचर, आर्ट फॉर्म एंड आर्किटेक्चर है, तो वो हुबहू वही वर्ड यूज करके आपके सामने मेंस में क्वेश्चंस पॉइंट आउट करेंगे। तो आपको प्रॉपर वर्डिंग समझ में आती है पीवाईक्यूज में, यूपीएससी का थिंकिंग स्टाइल एंड पैटर्न समझ में आता है कि कैसे वो एक
टॉपिक को दूसरे टॉपिक में मिक्स करते हैं। ये मिक्सिंग जिस दिन आपको समझ में आने लग गई, उस दिन आपके लिए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, और आंसर्स की क्या डेप्थ है जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी आपको पीवाईक्यूज ही बताएंगे। सो पीवाईक्यूज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, यू कैन नॉट मिस देम। आपने किसी भी सब्जेक्ट में अगर ऐसा किया है तो ये एक ब्लंडर होगा। एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नेंस, विमेन इश्यूज, ये बार बार हर साल रिपीट होते हैं, और हर सब्जेक्ट में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका रिपीटिशन होना ही होना है। लेकिन ये बताएगा कौन कि कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर आपको स्पेसिफिकली कंसंट्रेट करना चाहिए? पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज मत छोड़िए, आपको यूपीएससी के रास्ते पर यही लेकर जाएगा। चौथा पॉइंट होगा, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए। दैट इज द ब्लेसिंग। अगर आपके पास आपके अपने शॉर्ट नोट्स 1 पेजर नहीं है तो आप हमेशा एग्जाम के पहले स्ट्रगल करेंगे। आपका मास्टर ये जो मोटे मोटे पोथे लिखवाता है ना, इंक्लूडिंग मी, ये जो आपके मास्टर लोग मोटे मोटे पोथे लिखवाते हैं ना, वो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए, सब्जेक्ट को समझने के लिए और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के लिए तो ठीक है, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आता है तो ये पोथे काम नहीं आते। ऐसे केस में आपके पास आपके शॉर्ट नोट्स 1 पेजर नोट्स होने चाहिए, जिनको पलटकर आप अपने एग्जाम में जा सकें और क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। इनको बनाने का अपना तरीका होता है। हां, शुरुआत में कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी रिक्वायर्ड होती है, जिस पर टीचर्स काम भी करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके पास आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जो एग्जाम के पहले आपके काम आए, क्योंकि इन्हें कंडेंस फॉर्म में मैनेज करना आसान होता है। यहां पर आप केवल वही याद रखते हैं, वही लिखते हैं जो आपको लगता है कि आपको याद रखना है। ऑब्वियस चीजें नहीं लिखी जाती, मतलब ये चीज मुझे याद है तो मैं इसे अपनी नोट्स में क्यों रखूंगा। दिमाग में रखिए, क्योंकि एग्जाम में वो काम आएगा जो दिमाग में है, वो नहीं जो नोट्स में है। मैक्सिमम चीजें दिमाग में रिटेन करिए, जिनमें आप फंसते हैं उसे शॉर्ट नोट्स में पॉइंट आउट करिए। कोशिश करिए कि आप एक टॉपिक को एक शीट में प्रिपेयर कर लीजिए। कहानी मत गढ़िए, वहां पे कहानी गढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कीवर्ड्स के फॉर्म में अपनी नोट्स फ्रेम करिए। कमेटीज के नाम, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, ऐसे भी शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं जो आपके एग्जाम्पल के फॉर्म में या आपके शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में एग्जाम के जस्ट पहले काम आ जाते हैं। तो अपने खुद के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए। अगला पॉइंट है न्यूज़पेपर का लिंक रियलिटी के साथ। यूपीएससी प्यार करती है जब आप एग्जैक्टली अपने कंटेंट को करंट अफेयर्स के साथ रिलेट कर पाते हैं। जीएस पेपर 2 और 3 में स्पेसिफिकली आईआर, इकोनॉमी एंड पॉलिटी के कंटेंट को जब आप लिंक करते हैं किसी करंट इवेंट के साथ, तो उसमें जो रिलेवेंसी आती है वो बहुत ही हाई लेवल की होती है। आपको न्यूज़पेपर को अपने कंटेंट के साथ कनेक्ट करना है, पूरी तरीके से पढ़ना नहीं है, केवल एक्सट्रैक्ट करना है उसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप इसके लिए यूट्यूब वीडियोस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर भी करंट अफेयर्स के वीडियोस रन होते हैं। आप पॉलिसीज, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, डेटा, केस एग्जांपल्स कलेक्ट करिए। वैल्यू एडिशन स्पाइस की तरह इसका इस्तेमाल अपने एग्जाम के लिए कर लीजिए। एंडलेस है ये करंट अफेयर्स, आप इसे नोट्स बनाने के चक्कर में तो पढ़ेंगे, नहीं बना पाएंगे। अपने मुद्दे की बात निकालिए, दिमाग में पचाइए, आगे बढ़िए। लेकिन न्यूज़पेपर का जीएस से लिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफेक्टिव आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के बिना तो बात बनेगी नहीं। आप जितने बेहतर आंसर लिख सकते हैं मेंस में, आप उतने ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी बेहतर और साफ होगी फॉर द पर्पस ऑफ मेंस। आप देखिए, पहले अटेम्प्ट में जो व्यक्ति है जो आंसर्स को लेकर बहुत कंफर्टेबल नहीं है, उसके लिए मैं कुछ बातें बता देता हूं। जो सीनियर अटेम्प्ट्स में है, जिन्होंने दूसरा, तीसरा, चौथा अटेम्प्ट फेस किया है, आई बिलीव कि उनको आंसर राइटिंग के फंडामेंटल्स तो पता ही हैं। उन्हें तो केवल अपनी आंसर राइटिंग को कॉन्टिन्यूअसली रिफाइन करना है और उसमें अपने आप को और बेहतर और महारथी बनाना है। लेकिन वो पहले अटेम्प्ट वाले बच्चे जो थोड़े कम कंफर्टेबल होते हैं आंसर्स को लिखने के लिए, उनके लिए 2-4 बातें जरूरी हैं। जैसे कि आप जैसे ही अपने बेसिक्स को कंप्लीट कर लें, अपने आंसर्स के लिखने का प्रोसेस शुरू कर दें। इंतजार ना करें कि सब पढ़ लेंगे उसके बाद आंसर्स लिखेंगे। आंसर का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। बेहतर होगा कि आप इंट्रोडक्शन को डेफिनेशन, फैक्ट या फिर किसी रिपोर्ट के साथ शुरू करें, जो करंट अफेयर्स के इवेंट है उनके साथ कनेक्ट करके स्टार्ट कर लें। बॉडी पार्ट्स में एक हिस्से, अगर क्वेश्चन का एक हिस्सा है तो 5 पॉइंट्स, अगर 2 हिस्से हैं तो 4-4 8 पॉइंट जरूर मेंशन करें। जब भी आप कोई बात कहें तो उसमें बैकअप फैक्ट जरूर डालें। जैसे आप बता रहे हैं कि वाटर टेबल डिक्लाइन कर रहा है, अरे ऐसे नहीं होगा। यहां चाय पे चर्चा थोड़ी चल रही है, वाटर टेबल डिक्लाइन हो रहा है। वाटर टेबल डिक्लाइन हो रहा है तो किस रेट से डिक्लाइन हो रहा है। अब आप कोट कर सकते हैं, नीति आयोग को कोट कर दीजिए कि हाँ, नीति आयोग कहता है कितना सेंटीमीटर एज एवरेज इंडिया का जो वाटर टेबल है वो डिक्लाइन कर रहा है। आप बोल रहे हैं कि फॉरेन इन्वेजन हुआ, इसकी वजह से मुगल्स का डिक्लाइन हो गया। तो भाई कौन था जो फॉरेन में इन्वेजन कर रहा था? नादिर शाह का एग्जाम्पल दीजिए, अहमद शाह अब्दाली का एग्जाम्पल दीजिए। बिना एग्जाम्पलिफिकेशन के आपके पॉइंट्स हल्के और छिछले होते हैं। तो एग्जाम्पलिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वे फॉरवर्ड
आप स्कीम्स के साथ कर सकते हैं। एक 3 पॉइंट फॉर्मूला होता है कंक्लूजन लिखने का। सबसे पहले तो मतलब कंक्लूजन रिफ्लेक्ट करता है आपके मेंस के आंसर को। आप एक थीम बताइए, उस थीम के ऊपर एक आर्गुमेंट दीजिए और आर्गुमेंट के बाद एक ऑप्टिमिस्टिक वे फॉरवर्ड बताइए कि क्या हो सकता है। जैसे आप बता सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट नीड ऑफ द आवर है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो उसका इंपैक्ट होगा वो ये होगा, और फिर आप एक सजेशन दे सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये और किया जा सकता है। बस इतना बताइए, कंक्लूजन डन करिए और आगे बढ़िए। हिस्ट्री के कंक्लूजन में जो आगे हुआ है वो सबसे सॉलिड कंक्लूजन फ्रेम करता है। तो ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए आंसर राइटिंग के कुछ फंडामेंटल्स हैं, इन्हें फॉलो करके आप अपनी तैयारी को स्ट्रांग बना सकते हैं। टेस्ट सीरीज रियल एग्जाम के पहले देना बहुत जरूरी है। कहते हैं द मोर यू विल स्वेट इन दी प्रैक्टिस ग्राउंड, आप उतना ही कम ब्लीड करेंगे रियल ग्राउंड में। जितना पसीना आप प्रैक्टिस करते वक्त बहाएंगे, आपका रियल बैटल ग्राउंड में उतना ही कम खून बहेगा। क्योंकि गलतियां जो आप मेंस या प्रीलिम्स के रियल एग्जाम में करते हैं वो अनअफोर्डेबल होती हैं। ऐसे केस में अगर आप प्रैक्टिस करते वक्त वो गलतियां कर लें तो सबसे बेहतर ऑप्शन तो यही होगा। आप समझिए कि आप अगर मॉक्स लगाते हैं तो जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, फालतू की मिस्टेक्स होती हैं, आप उनसे बच जाते हैं। आप स्मार्ट बेस्ट करना सीख जाते हैं, आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड बढ़ जाती है। आप समझ जाते हैं कि जब आपके सामने कोई खतरनाक सा क्वेश्चन आ जाता है, दिमाग घूम सा जाता है, पैनिक करते हैं आप, उस पैनिक को डील करने की कैपेबिलिटी आप में ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाती है। यूपीएससी आपको थोड़ा थोड़ा अपना सा लगने लग जाता है, 20-30 मॉक लगाने के बाद लगता है ठीक है अपना एग्जाम है, मतलब ये पेपर मैंने पहले भी कई दफा दिया हुआ है। तो इससे आप थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाते हैं। हाँ, मॉक्स लगाते वक्त कुछ सजेशंस तो जरूर रहेंगे मेरी ओर से, जैसे कि हमेशा मार्क्स पर फोकस मत करिए। कई बार आप परेशान होते हैं, अरे मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे, मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे, आप पैनिक करते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। थोड़ा सा इससे बचने की कोशिश करिए और आप आइडेंटिफाई करिए कि आखिर ऐसे कौन से हिस्से हैं जहां पर आप क्वेश्चंस को गलत करते हैं। जैसे कि फैक्चुअल पार्ट गलत होता है, कॉन्सेप्चुअल गलत होता है, या फिर आप इंटरलिंकेजेस वाले टॉपिक अक्सर गलत कर देते हैं। अगर आपको एरिया ऑफ मिस्टेक आइडेंटिफाई हो गया तो आपने पहली जंग तो वहीं जीत ली। गलती सुधारने का पहला स्टेप गलती पहचानना, गलती पहचानने में मदद करेगा ये। रिवाइज करिए उन एरियाज को बार बार जहां आप गलतियां करते हैं बेसिक सोर्स के ऊपर। अगर आप फंडामेंटल्स में गलत करते हैं, मतलब आपको एनसीईआरटी या अपने मास्टर की नोट्स को वापस से उठाकर देखना पड़ेगा, तभी आप बेसिक और सिली मिस्टेक से बच पाएंगे। हमेशा याद रखिए कि जो मिस्टेक्स आप बार बार कर रहे हैं, ठीक है, उनको कैसे सुधारना है और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपकी एफिशिएंसी सबसे कम है। जब आप इस चीज को बेटर डील कर लेंगे तो चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी। आप टफ पेपर भी हैंडल कर पाएंगे अगर आप बेटर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में करते हैं तो। मल्टीपल रिवीजन इज द की। हमेशा ये बात होती है 5 किताबें पढ़ने से बेहतर है एक किताब 5 बार पढ़ना। आपको लोग ये डायलॉग जरूर बोलते हैं लेकिन आप इसको सीरियसली ले नहीं पाते। हम जो एक बार पढ़ लेते हैं उसे दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता। बट मैंने जो बात शुरू में कही थी, मैं उसी बात को फिर से दोहराता हूं। आई रिपीट अगेन, प्रीलिम्स क्वालिफाई होने में और ना होने में मुश्किल क्वेश्चंस का रोल उतना नहीं है जितना आसान क्वेश्चंस का रोल है। आप जिन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं और 50-50 में जाते हैं, कोई उन क्वेश्चंस में 100% श्योर होता है, एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस। आप इस डिफरेंस को कैसे क्लियर कर सकते हैं? सिर्फ रिवीजन से। पहला और दूसरा रिवीजन सबसे मुश्किल होता है क्योंकि वो री रीडिंग जैसा होता है, आपको कुछ याद नहीं होता और ऐसा लगता है जैसे आप फिर से पढ़ रहे हैं। मैं आपसे एक छोटा सा एक आर्गुमेंट देता हूं। सपोज करिए कि आपके 6 अटेम्प्ट्स हैं और मैं आपसे कह दूं कि आपका सिलेक्शन तो चौथे अटेम्प्ट में ही होगा। तो क्या आप, जैसे कई सारे लोग अटेम्प्ट में गैप ले लेते हैं कि पहला अटेम्प्ट दूसरा अटेम्प्ट दे लिया, अब 2 साल अटेम्प्ट नहीं देंगे या 1 साल अटेम्प्ट नहीं देंगे। अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपका सिलेक्शन चौथे अटेम्प्ट में हो जाएगा, 3 तक नहीं होगा, तो क्या आप बीच में कोई गैप लेंगे? क्या आप जल्द से जल्द उस 3 अटेम्प्ट को खत्म करने की कोशिश करेंगे? 3 अटेम्प्ट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे कह दूं कि जिस दिन आप 1000 समोसे खा लेंगे उस दिन यूपीएससी आपको ले लेगी। आपको क्या लगता है आप 1000 समोसे खाने में कितना वक्त लगाएंगे? आप जल्द से जल्द 1000 समोसे खत्म करके यूपीएससी सिलेक्शन के नजदीक पहुंचना चाहेंगे। मैं बिल्कुल वैसे ही कह रहा हूं। जिस दिन आप 6 रिवीजन कर लेंगे, आप अपनी सब्जेक्ट पर होल्ड मेंटेन कर लेंगे, आप यूपीएससी क्लियर करने के काबिल बन जाएंगे। आपको ये 6 रिवीजन करने में देरी नहीं करनी चाहिए।
आपका पहला अटेम्प्ट केवल आपका जो पहला ये रिवीजन होता है ये केवल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करता है, दूसरा इंफॉर्मेशन को रिटेन करवाता है, तीसरा आपके कॉन्सेप्ट को लिंक करने में मदद करता है और चौथा फाइनल स्ट्रक्चरिंग कर देता है। बाकी जो फाइनल मंथ्स आते हैं, चौथा और पांचवा रिवीजन एग्जाम के क्लोज होता है, मतलब वो किसी को कहने की जरूरत नहीं है, आप वो करेंगे ही करेंगे, नो वन कैन स्टॉप यू टू रिवाइज एट दैट टाइम। लेकिन ये 6 रिवीजन करने के बाद आप हमेशा ज्यादा कैपेबल होते हैं एग्जाम क्लियर करने के। जो आपका आखिरी महीना होता है उसमें कुछ भी नया पढ़ने के लिए मत रखिए, उसे हमेशा सिर्फ रिवीजन और टेस्ट के लिए ही बचा के रखिए। आप किसी भी ऐसी चीज को मत पढ़िए जिसे आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे हम पहला ही पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि सोर्सेस को मल्टीप्लाई मत करिए, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर तो लेंगे सोर्सेस को लेकिन रिवाइज नहीं कर पाएंगे। डोंट रीड एनीथिंग दैट यू कैन नॉट रिवाइज, डोंट रीड, आई एम जस्ट टेलिंग यू। सिर्फ उतना पढ़िए जितना आप रिवाइज कर सकते हैं। आप 10 किताबें रिवाइज नहीं कर सकते, एक पढ़िए जो आप रिवाइज कर सकते हैं और वही आपका सिलेक्शन करवाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आई हैव जस्ट रिटन दिस फॉर यू, कि अगर आपको मेंस के पेपर का सॉल्यूशन एक हफ्ते पहले दिखा दिया जाए सारा का सारा, तब भी आप एग्जाम हॉल में जाके परफेक्ट आंसर नहीं लिख पाएंगे। मैं आपको एक बार दिखा दूं, सिर्फ एक बार मैं बोलूं ये लो पेपर है, ये यही मेंस का क्वेश्चन है और यही मेंस का आंसर है, ये लो पढ़ लो, और मैं ऐसे ऐसे दिखा दूं सरसरी निगाह से, आप कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे, यू कैन नॉट। वैसे भी आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम में चीटिंग नहीं होती, करोगे क्या करके, वहां वैसे भी टाइम हवा की तरह बीतता है, पता चलता नहीं है। कोई किताब सामने रख दे तो शायद आप पलटे नहीं, क्योंकि देख के लिखने की कोशिश करेंगे तो लिख ही नहीं पाएंगे, पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा, सिर्फ लिखेंगे तो कंप्लीट होगा। कहने का मतलब यह है कोई चीज आपने 6 महीने पहले पढ़ी है वो आपके दिमाग में नहीं बैठी रह जाएगी जब तक आप उसे बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। आप कहेंगे सर 1 हफ्ते पहले पेपर दिखा के तो देखो, देखिए हम कैसे उसको दिमाग में बिठा लेते हैं, नहीं हो पाएगा ना, बहुत बड़ा है यूपीएससी का पेपर, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। रिवीजन इज द की, और आप उसे भी तभी कर पाएंगे जब आप रिवाइज करेंगे। आप कोई भी चीज एक बार देखकर अपने दिमाग में रिटेन नहीं कर पाएंगे, विवेकानंद थोड़ी हैं आप ऐसे ऐसे, और वो आप रोबोट वाले चिट्टी भी नहीं है कि ऐसे ऐसे कर लेंगे सारा डेटा दिमाग में फीड हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। ट्राई टू रिवाइज एज मच एज पॉसिबल, दिस इज द की, दिस इज द की, जिससे आपका डेटा आपके पास रहेगा। ऑप्शनल में रैंक, जो ऑप्शनल पेपर है वो आपका रैंक डिसाइड करता है। ऑप्शनल डिसाइड करने के बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, नोट्स अवेलेबल है कि नहीं, आपका इंटरेस्ट है नहीं, बैकग्राउंड हो तो बेहतर है, एकेडमिक्स में होगा तो अच्छा होगा, कोचिंग या फिर सेल्फ के लिए मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है, जीएस में वो सब्जेक्ट आपको कितना मदद करेगा, ये ग्राउंड्स हो सकते हैं आपके ऑप्शनल के चूज करने के। अपने ऑप्शनल को कोशिश करिए कि प्रीलिम्स के पहले आप खत्म कर लीजिए, अगर ना खत्म कर पाए तो कोशिश करिए कम से कम आधा तो फिनिश कर ही दीजिए, आधे से कम में है तो फिर आप रिस्क में है, मतलब प्रीलिम्स हो भी जाएगा तो मेंस आप लिख नहीं पाएंगे। आप एक ऑप्शनल चाहे जितनी मुश्किलों के बाद चूज कर लीजिए, और एक बार आपने फैसला कर लिया तो बस उस ऑप्शनल पे टिक जाइए। हर सब्जेक्ट टफ होता है, हर सब्जेक्ट आसान होता है, डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे ग्रैब कर पा रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसको लेकर कैसी है। राइटिंग आंसर्स की शुरू कर दीजिए, सिलेबस को पूरा होने का इंतजार मत करिए। एट द लास्ट, कंसिस्टेंसी इज द की, जितने कंसिस्टेंट होंगे उतना बेहतर रिजल्ट अवेल करेंगे। यूपीएससी वो गेम नहीं है कि आप 10 घंटे किसी दिन पढ़ लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको 4 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी हर दिन करनी होगी, उसमें क्लास काउंट मत किया करिए आप लोग। कुछ लोग 2 क्लास कर लेंगे 6 घंटे की, बोलेंगे सर 6 घंटा हो गया ना, क्लास मत काउंट किया करिए उसमें। आप 4 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी तो जरूर करिए क्लासेस के अलावा। इंपॉर्टेंट रूल ये है कि कभी भी 2 दिन से ज्यादा अपनी स्टडी को ब्रेक मत करिए, नॉट मोर देन 2 डेज, क्योंकि अगर आप इस लूप में फंसे तो आपको कोई निकाल नहीं सकता उसमें से। 2 दिन से ज्यादा नहीं। हाँ मैं जानता हूं जिंदगी में जरूरतें पड़ती हैं, कई बार पढ़ाई रोकनी पड़ती है, हाँ जी होता है, हो जाएगा, लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 2 डेज। क्योंकि आपने एक बार ऐसा किया, आपने रूल ब्रेक किया, आप गिल्ट में जाएंगे और डिले बढ़ता जाएगा और फिर रीस्टार्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। टॉपर्स अक्सर हर दिन कुछ न कुछ पढ़ते हैं, वीकली रिवीजन करते हैं, मंथली इवैल्यूएशन करते हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, एंड दिस इज द की।